हेलो डी स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। और आज का जो सेशन है आपको पता है कि मास्टर ऑफ आर्ट ही चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4। और यूनिट 4 का पहला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम पढ़े थे विलियम वर्डवर्थ को। और विलियम वर्डवर्थ आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि किस बारे में बताए थे। वो नेचर के बारे में बताए थे और अपने चाइल्डहुड के बारे में बताए थे। आज का जो सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों येस्टी कॉलरिज यानी कि द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर के बारे में। तो देखेंगे कि राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर आखिर क्या होता है। अगर ये क्लास हम देखेंगे तो वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, आपको पता है यूनिट 4 चल रहा है पेपर 1 के लिए। और ये जो सेमेस्टर है वो है फर्स्ट सेमेस्टर में हम पेपर 1 के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर आखिर किसने लिखा था, किस वजह से लिखा था, आखिर क्या रीज़न रहा होगा, है ना। ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और हम देखते हैं इस फिगर को। पहले हम इस फिगर को देखेंगे बच्चों, तो देखेंगे हमें क्या देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह से चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है ना बच्चों। इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। पहले हम देख लेंगे कि ये जो हमारे येस्टी नाम है इनका, है ना, एस.टी. टेलर। एस.टी. हम कहते हैं इनको, इनका नाम रहता है, हम शॉर्ट में बच्चों बताते हैं आपको, रुको। इनका नाम रहता है एस.टी., है ना। और एस.टी. मीन्स क्या हो गया, ये शैमुअल हो गया। और टी का मीन्स हो गया टेलर। और टी इनका नाम होता है ये कॉलरिज, जिसको हम पूरा नाम अगर हम इनका लें तो हम इनको इन शॉर्ट में पढ़ते हैं येस्टी कॉलरिज। क्या पढ़ते हैं, येस्टी कॉलरिज के नाम से जानते हैं बच्चों। ओके, तो द लाइफ ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज। और जिन्होंने ये लिखा हुआ है, जिन्होंने ये लिखा है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, है ना। पहले इनके बायोग्राफी को हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इस कविता में जो ये पोयम है बच्चों, इस पोयम में क्या होता है। वेट मिनट। इस पोयम में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है ना। इस पोयम में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। और इस बूढ़ा व्यक्ति यानी जिसको हम मैरिनर कहते हैं, बूढ़ा नाविक जो रहता है इस पोयम में, वो बूढ़ा नाविक क्या करता है, अपनी समुद्री यात्रा को एक भयावक यानी कि डरावनी अगर कह सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भयावक क्या करता है, समुद्री यात्रा की घटना को इसमें सुना रहा है ना। मैरिनर क्या कर रहा है, सुना रहा है। इसमें एक बड़ी गलती की थी, जिसमें अल्बाट्राज पक्षी को क्या किया था, मार डाला था। यहाँ पे एक पक्षी रहता है, कह सकते हैं बर्ड रहता है, बर्ड्स नहीं, ओनली बर्ड ही रहेगा, बर्ड, जिसका नाम रहता है अल्बाट्रास, है ना, अल्बाट्रास। यहाँ पे अल्बाट्रास नाम का एक पक्षी रहता है, जो इस समुद्री यात्रा के समय क्या होता है, मार दिया जाता है। लेकिन मार डालने पे कोई खेद नहीं होता, लोग इसे क्या कहते हैं, बड़ा शुभ क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इसको शुभ मानते हैं। और इस पोयम में ये भी बताया गया है बच्चों कि कैसे एक गलत कार्य को कभी भी क्या है, गंभीर दंड दिया जाता है, किस प्रकार से गंभीर दंड को किस चीज़ में बदला जा सकता है। नाविक को क्या होता है, इसमें अकेले पीड़ा की बातें बताई जाती हैं, अकेलेपन की बातें बताई जाती हैं, पश्चाताप और प्रायश्चित के बारे में भी बातों को बताया जाता है इसमें। ओके, आपको फिगर में अगर आप थोड़ा सा मैं और जूम करूं तो और अच्छे से आप समझेंगे, है ना। फिगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि इसमें जो पक्षी रहती है, पक्षी भी आपको दिख ही रही होगी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये पक्षी दिख रही है, ठीक है। तो अल्बाट्रास नाम की एक पक्षी रहती है, जिसको इस समुद्री यात्रा के दौरान मार दिया जाता है, जिसे और मारने के बाद इसे समुद्र क्या कहा जाता है कि ये शुभ माना जाता है। अंत में नावुक को ये सीख मिलती है कि प्रकृति और हर जीव के प्रति हमें क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। इसी के बारे में बताया गया है बच्चों। ओके, इसी के बारे में ये बताया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपसे आखिर क्या कहने वाले हैं। अब हम चलते हैं सैमुअल टेलर के बायोग्राफी पे। यस बच्चों, सैमुअल टेलर कॉलरिज वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर, वेट मिनट बच्चों, लग रहा है पेन ही गायब हो गया यहाँ से। अक्सर ऐसा हुआ करता है स्क्रीन पे, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको पता चला कि इसमें अल्बाट्रॉस नाम का एक पक्षी रहता है, जो समुद्री यात्रा के दौरान, फिर मैं वही रिपीट कर रही हूँ बार बार, आप बोर हो जाएंगे, चलिए ठीक है।
Samuel Taylor Coleridge was born on October 21, 72 in the St. Mary, Devon, England। यानी कि सैमुअल जो टेलर हैं उनका जन्म 21 अक्टूबर को 1772 को ओटरी सेंट मैरी में, जो डोवेन नाम था, डोवोन है ना, डेवोन में हुआ था। और जो ये जगह है डेवोन वो है इंग्लैंड में। कहाँ पे था? डेवोन इंग्लैंड में है, ठीक है। ही वॉज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट, क्राइटिक्स एंड द फिलोसफर, यानी कि वे एक प्रमुख अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे, समालोचक भी थे और एक दार्शनिक भी थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस पोएम लाइक द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एंड द कुल्बा खान, यानी कि वे अपने प्रसिद्ध कविताओं में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और कुबला खान के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा द राइट, यहाँ पे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है ना, तो यही हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसी पोएम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इनका आपको ये भी माइंड में हमेशा आता होगा कि हम जब से यूजी पीजी में घुसे हैं और इंग्लिश को देख रहे हैं, आखिर हर पोएट को पोएम ही क्यों पसंद है? ये सब विदेशी कवि हैं बच्चों, है ना, ये सब विदेशी कवि हैं। इनके मन में जो जैसी बातें आती थी उटांग पटांग सब लिख डालते थे, बस इनको फेमस होना था उस टाइम पे, और जो उस टाइम पे फेमस था आज तक हम लोग उसी में पढ़े हैं। तो कौन सी कविता फेमस हुई थी बच्चों? तो आप फेमस हुई थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड कुबला खान के लिए यह क्या हुआ है, जाना जाता है। स्टडीज एट द जेसस कॉलेज कैम्ब्रिज बट डिड नॉट कंप्लीट हिज डिग्री, उन्होंने जीसस कॉलेज से कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी, लेकिन डिग्री क्या हुई थी इनकी, अनकम्प्लीट रह गई थी, यानी कि इनकम्प्लीट रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। कॉलरिज वॉज द डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलोसफी एंड लिटरेचर, कॉलरिज जर्मन दर्शन और साहित्य में गहराई से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। वेट मिनट बच्चों, आते हैं। In 1798, the published lyrical ballads and with the William Wordsworth, a book that began the romantic movement in England। जिस प्रकार से आपने देखा था कि 1798 में विलियम वर्डवर्थ के साथ लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित हुई थी, जो इंग्लैंड में रोमांटिक युग के काल से जानी जाती थी, सेम उसी प्रकार से देखेंगे कॉलरिज स्ट्रगल्ड विद द पोअर हेल्थ ऑफ द एडिसन इन द ओपियम थॉट आउट हिज लाइफ, यानी कि कॉलरिज को जीवन भर क्या हुआ था, स्वास्थ्य समस्या हुई थी। और जिस प्रकार से आपने पहले देखा होगा कि एक कवि थे, उनको क्या हो गया था, एक ऐसे पोएट थे जिनको रीढ़ में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी ना, और रीढ़ की दिक्कत की वजह से पूरे लाइफ, यानी कि पूरा जो उनका लाइफ लॉन्ग था नया, वो प्रॉब्लम से ही जूझ रही थी। इसी प्रकार से ये भी राइटर है, इनको भी जीवन भर क्या कर रही थी, थोड़ी थोड़ी समस्याएं सता रही थी। जैसे देखेंगे कि ये एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपने जीवन में थोड़ा सा अफीम लेना भी शुरू किया था, और अफीम लेते लेते एक समय ऐसा आ गया कि इनको अफीम की क्या हो गई थी बच्चों, लत लग चुकी थी, है ना, लत लग चुकी थी। तो लत लग गई थी अफीम की, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य क्या है, कुछ खराब था, स्वास्थ्य समस्याएं भी चल रही थी इनके जीवन में। Despite his personal struggles, he was the profound thinker and the critics. His work, the Biographia Literaria and highly respected, यानी कि अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद वे एक महान विचारक और समालोचक भी बने, जिनकी रचना क्या थी, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो बहुत ही मान्यता को प्राप्त की हुई थी। ठीक है बच्चों, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज स्टिल इन्फ्लुएंशियल इन द लिटरेरी ऑफ द क्राइटिज्म, यानी कि उनकी जो स्वेच्छा है, उनकी जो अविश्वास है, वो निलंबित करने की अवधारणा आज भी साहित्यिक आलोचकों में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कॉलरिज डाइड ऑन 7 जुलाई 725 1834 इन हाईगेट लंदन, है ना, यानी कि कॉलरिज का निधन एस.टी. कॉलरिज इनका नाम है, जिसको हम सैमुअल टेलर कॉलरिज कहते हैं, एस.टी. और इनको हम सैमुअल टेलर कॉलरिज कहते हैं। इनका निधन हुआ था बच्चों, वो टाइम था 25 जुलाई का और सन था 1834। किस जगह पे, तो देखेंगे कि लंदन के हाईगेट में, है ना।
अब हम इनके पोएम की तरफ चलते हैं और पोएम को देखते हैं फटाफट की पोएम क्या क्या थे इनके। द पोएम बिगिंस विथ एन ओल्ड मैरिनर स्टॉपिंग इन वेडिंग अस टू टेल हिम अ स्टोरी, यानी कि कविता की जो शुरुआत हुई थी उनकी एक बूढ़े नाविक से होती है जो एक शादी में आए मेहमान को अपनी कहानी सुनाने के लिए क्या करता है, सबको रोकता है। हमने आपको पहले ही बताया था एक स्क्रीन के माध्यम से, उसमें एक मतलब मैरिनर से ही स्टार्ट होती है ये पोएम। द मैरिनर फोकस्ड गेस्ट टू द लिस्टन यूजिंग हिज द हेपोटोइक आईज, यानी नाविक अपने सम्मोहित करने वाली आंखों से मेहमान को सुनाने के लिए क्या करता है, अपनी जो पोएम है वो सबको सुनाने के लिए प्रेरित करता है और उनको रोकता भी है। The ship set sail happily but soon enter a storm and the driven to icy Antarctic, यानी कि जहाज जो है वो पहले खुशी से यात्रा शुरू कर देता है। ऐसा ये अपनी स्टोरी को शुरू करता है कि जहाज पहले खुशी से क्या है, यात्रा शुरू करता है, लेकिन फिर एक तूफान उसे बर्फीले अंटार्कटिका से क्या करता है, ले जाता है, अंटार्कटिका से ले जाता है। एंड an albatross appear and bring good luck, the crew welcome it। अल्बाट्रॉस का नाम आपने सुना था, मैंने आपको पहले बताया था। अल्बाट्रॉस जो था वो एक पक्षी था। अल्बाट्रॉस पक्षी आता है और सौभाग्य लाता है, जहाज के लोग उसका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। बट सडनली, अचानक क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही अल्बाट्रॉस एंट्री करता है जहाज के अंदर, सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम वेलकम वेलकम, है ना, इस तरह से खुशी मनाने लगते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बट सडनली द मैरिनर शूट्स द अल्बाट्रॉस विथ हिज क्रॉसबो। ओ माय गॉड, यानी कि अचानक नाविक उस पक्षी को अपनी क्रॉसबो से मार देता है। मैरिनर जो रहता है वो उस अल्बाट्रॉस पक्षी को क्या करता है, यूं मार देता है। After killing the bird, nature turns against the ship, no wind, no water and sun burns। हो, ये देखो क्या चल रहा है। अचानक से क्या हुआ कि पक्षी की हत्या के बाद प्रकृति नाराज हो जाती है। जब अल्बाट्रॉस की मृत्यु होती है, यूं मार देता है खींच के, तो प्रकृति नाराज हो जाती है। ना तो हवा चलती है, ना पानी की लहरें, और ना ही क्या है, सूरज जो है वो अपनी रोशनी देने में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे पाता, यानी कि रोशनी को भी देने में असमर्थ रहता है, इस तरह कह सकते हैं। अल्बाट्रॉस के मरने के बाद यही होती है कि ना हवा चलती है, ना लहरें भी चलना अपना गति क्या करती हैं, बंद कर देती हैं, सूरज भी अपनी रोशनी देने से इनकार करने लगता है। The crew blames the mariner and hangs the dead bird around his neck of the punishment। जहाज के लोग नाविक को इतना ज़्यादा दोषी ठहराते हैं और सज़ा के तौर पर मृत पक्षी को उसकी गर्दन में लटकार देते हैं। ये तो देखो कि जो मैरिनर रहता है वो जब पक्षी को यूं मार देता है, मारने के बाद अचानक से प्रकृति को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, लहरें जो चल रही होती हैं पानी की वो लहरें थम जाती हैं, सूरज भी जो हमें रोशनी देता है उस सूरज की रोशनी धीमी पड़ जाती है, सूरज भी रोशनी देने से इनकार कर देता है। अ घोस्ट शिप अपीयर कैरिंग डेथ एंड द लाइफ इन डेथ, दे प्ले डाइज फॉर द मैरिनर्स साउल्स, यानी कि एक भूतिया जहाज आता है जिसमें मौत और जीवन मृत्यु की दो आत्माएं होती हैं। नाविक की आत्मा के लिए क्या करती हैं, पाशा खेलती हैं। लाइफ इन डेथ विंस meaning द मैरिनर विल लाइव बट सफर हॉरेबली, यानी कि जीवन मृत्यु जीतती है, इसका अर्थ है कि नाविक जीवित रहेगा लेकिन भयानक पीड़ा सहता रहेगा। अब क्या होता है इससे, यही थोड़ी सी बात समझ में आती है बच्चों। आप फिगर देखेंगे थोड़ा सा, इसमें फिगर मैंने मेंशन किया है, ये देखो जो मैंने अभी बताया ना कि अचानक जब अल्बाट्रॉस, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगी इस फिगर को, आपको दिख रहा होगा अगर अच्छे से, है ना, यस, यहाँ पे देखेंगे कि जो मैरिनर रहता है बच्चों, है ना, जो मैरिनर यहाँ पे रहता है, मैरिनर जब समुद्री जहाज चलता है बच्चों, अचानक से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक अल्बाट्रॉस नाम का
अल्बाट्रॉस नाम का एक बर्ड आता है ना, एक बर्ड आता है जिसका नाम अल्बाट्रॉस रहता है। और ये मैरिनर क्या करता है, मैरिनर उसको मार देता है ना, मार देता है। मारने के पश्चात क्या होता है कि पानी जो लहरें चल रही होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। हवा जो धीमी गति से यूं आ रही होती है, जो फील करते हैं, वो हवाएं बिल्कुल बंद हो जाती हैं। सूरज जो हमें रोशनी देता है ना, सूरज जो हमें रोशनी देता है उसकी रोशनी क्या होती है, बिल्कुल धीमी गति में हो जाती है। रोशनी भी अपना क्या है, रास्ता एकदम बंद कर देती कि नहीं हमें रोशनी नहीं देना है। सूरज रोशनी देने से इनकार करने लगता है। ये क्यों होता है? अब इस जहाज के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, जो यात्री बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैरिनर को कि तुम्हारी सज़ा ये है, मैरिनर से बोलते हैं कि तुम्हारी सज़ा ये है कि तुमने जिस पक्षी को मारा है अपने तीर से, उसको क्या करते हैं, मरे हुए पक्षी को उसके गले में लटका देते हैं, है ना, उसके गले में लटका देते हैं और उसको सजा देते हैं। लास्ट में क्या होता है बच्चों, लास्ट में यही हुआ था कि जीवन मृत्यु जीतती है। इसका अर्थ ये कि नाविक जीवित तो रहेगा, है ना, जो मैरिनर है वो जीवित तो रहेगा, बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन उसको इस बात की पीड़ा, ये भयानक पीड़ा हमेशा जीवन भर सताती रहेगी, जब तक क्या है कि उसके शरीर से उसकी आत्मा उसका त्याग नहीं कर देती, तब तक। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे कि बाकी सभी लोग क्या होते हैं कि मर जाते हैं। उस जहाज में ऐसा टाइम आता है कि सारे लोग मर जाते हैं, बाकी क्या होता है, नाविक अकेला बच जाता है उन सभी लाशों के बीच। ही सफर स्पिरिचुअल अगोनी अंटिल द ब्लेस्ड सी क्रिएचर अनकॉन्शियसली दिस एक्ट लिफ्ट द कर्स, यानी कि वह आत्मिक पीड़ा को क्या करता है, झेलता है, जब तक कि वह अपने अनजाने समुद्री जीवों को आशीर्वाद नहीं देता। यही कार्य श्राप को क्या करता है, समाप्त कर देता है। जब इतने सारे लाशों के बीच में अकेला एक मैरिनर बचता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव करता है। जैसी बात, तो कोई भी हो तो ऐसा ही होगा। और फिर वो सोचने लगता है कि इन जो अनजाने जो समुद्री जीव हैं, इनको मैं थोड़ा सा आशीर्वाद दे देता हूँ। ऐसा उसके मन में आता है कि जब तक मैं आशीर्वाद नहीं दे देता तब तक मैं शायद इस श्राप से मुक्त नहीं होऊंगा और यह श्राप मुझसे समाप्त नहीं होगा, ऐसा उसके मन में आता है। द अल्बाट्रॉस फॉल, अब देखो क्या होता है, अल्बाट्रॉस फॉल फ्रॉम हिज नेक एंड इज स्टार्ट रेनिंग सोइंग फॉरगिवनेस, उसकी गर्दन से अल्बाट्रॉस गिर जाता और बारिश शुरू हो जाती है। ये देखो कि पनिशमेंट के तौर पे जिस अल्बाट्रॉस पक्षी को मैरिनर के गले में बांधा जाता है, अचानक से अल्बाट्रॉस क्या होता है, गिर जाता है और फिर बारिश हो जाती है। अब इस गिरने का मतलब क्या हुआ कि वह क्षमा का प्रतीक है। कौन, मैरिनर। He is the recused and the confesses his story the hermit, यानी कि उसे बचा लिया जाता है और वह अपनी कहानी एक क्या करता है, साधु जैसा बताता है। Now he is the cursed to wander and tell his the tale a lesson to other, अब उसे श्राप मिला है कि वह हमेशा भटके और कहानी दूसरों को क्या करे, सुनाता रहे। ऐसा उसको श्राप मिला था बच्चों, है ना, ऐसा उसको अनब्लेस्ड हो गया था, मीन्स। The moral his prayeth who loved best all thing both great and small, कहानी का संदेश क्या है, वह सबसे अच्छा प्रार्थना करता है जो छोटे बड़े सभी जीवों से क्या करे, प्रेम करे। इस पोयम का जो मेन थीम था बच्चों वो क्या है, मेन थीम है पाप और प्रायश्चित। क्या है बच्चों, सिन एंड रेडेम्पशन, पावर ऑफ नेचर, प्रकृति और शक्ति, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आध्यात्मिक परिवर्तन, आइसोलेशन एंड सफरिंग यानी कि अकेलापन और पीड़ा। ये इस पोयम का थीम था। और आप बताएंगे कि ये कैसा लगा। ये फिगर आप देख ही रहे हैं कि जब सारे लोग डूब गए थे तो ये दिख रहा था। तो बच्चों आप बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी और यूनिट 5 से आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए बच्चों, है ना। आप ज़रूर बताएंगे किस तरह से ये कहानी था। इस कहानी में मैरिनर किस तरह से पक्षी को मार देता है, अल्बाट्रॉस को मारने के बाद में लोग क्या करते हैं, उस जो
उसमें बैठे रहते हैं, उसको पनिशमेंट देने के तौर पे अल्बाट्रॉस को इसको गले में बांध देते हैं। अचानक जब सारे यात्री मर जाते हैं, उन लाशों के बीच में मैरिनर बचता है, और मैरिनर के बचने के पश्चात वो अपने आप को कोसता रहता है कि आखिर मैं मुझसे ऐसा क्या हुआ। और सडनली उसके गले से जब अल्बाट्रॉस गिर जाता है, फिर बारिश होने लगती है। फिर उसको समझ में आता है कि शायद ये सब कुछ अच्छा हो गया, यानी कि मुझे माफ़ कर दिया गया, प्रकृति ने मुझे माफ़ कर दिया है ना। तो ये सारी बातें, और फिर बाद में उसको पता चलता है कि सभी लोगों ने मुझे, मतलब प्रकृति ने या भगवान ने मुझे इसीलिए छोड़ा कि मैं अपनी पीड़ा को दूसरे के सामने गाता रहूं। और ये बस ऐसी ही कहानी थी। और हम अब देखेंगे यूनिट 5 में पीबी शैले को, है ना, पीबी शैले। यूनिट 5 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पीबी शैले। पीबी शैले को पढ़ेंगे, और तब तक के लिए क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अपना कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे क्योंकि यूनिट 5 में आपको पीबी शैले पे पढ़ना है या जॉन कीट्स, क्योंकि 2 टॉपिक हैं, है ना, पीबी शैले भी हैं और जॉन कीट्स भी हैं, जॉन कीट्स। ओके, यस, थैंक यू क्लास।